एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट एग्जाम बाई आरके में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के ज्योग्राफी के क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पॉलिटिकल मैप के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों पेरिफेरल क्षेत्रों को हमने देख लिया था। आज उस रिवीजन करने में आज का उसका रिवीजन कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अब हम याद रखते हैं कि लेफ्ट साइड में हमने देखा था बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। फिर उसके बाद हम देखते हैं चुकची सागर, चुकची सागर के बाद ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर के बाद आगे बढ़ेंगे ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी के बाद जो ऊपर देखेंगे तो बैफिन द्वीप है, बैफिन द्वीप के नीचे देखेंगे तो हडसन जल संधि है, हडसन जल संधि के नीचे देखेंगे तो लेब्राडोर सागर है। फिर और थोड़ा नीचे आएंगे तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। फिर इस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक महासागर की अवस्थिति हमको दृष्टिगत होती है। फिर और नीचे आएंगे तो हमको कैरिबियन महासागर, कैरिबियन सागर दिखाई पड़ेगा। इधर आएंगे तो युकाटन प्रायद्वीप, उसके ऊपर देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी। फिर उसके बाद इस तरफ आएंगे तो हमको प्रशांत महासागर की अवस्थिति दृष्टिगत होगी। फिर ऊपर आएंगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी। फिर और ऊपर जाएंगे तो जो अलास्का है, अलास्का की खाड़ी दिखाई पड़ेगी, बेरिंग सागर दिखाई पड़ेगा, बेरिंग जल संधि आ जाएगी। तो पेरिफेरल क्षेत्र में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा कर चुके थे। अब हम आज भौतिक विभाजन के रूप में निम्न भूमि व खाड़ी तट प्रेरीज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक विभाजन। निम्न भूमि व खाड़ी तट प्रेरीज की बात करते हैं। अब हम मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ब्यूफोर्ट सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये हमारा आ जाएगा युकाटन प्रायद्वीप, ये इधर आ जाएगा। ये हडसन जल संधि है, ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये अलास्का क्षेत्र है। हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया था और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर कौन सा चैनल है और यूएसए और मैक्सिको के सीमा क्या लगाती है, कौन सी नदी है। फिर हम इसमें निम्न भूमि व खाड़ी तट के बारे में प्रेरीज की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर अवस्थित है ग्रेट प्लेन्स, बृहद मैदान। मध्य में रॉकीज पर्वत श्रृंखला के पूरब क्षेत्र में जाएंगे तो मध्य में ग्रेट प्लेन्स की अवस्थिति है। यहीं पर ही घास भूमि बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी, जिसे प्रेरीज कहा जाता था। यह एक शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान था। वर्तमान में यहाँ पर इतने अधिक निर्वनीकरण किया गया जिससे यहाँ पर गर्मियों में धूल भरी आंधियां बहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को धूल भरी आंधियों के नाम से जाना जाता है। ग्रेट प्लेन्स यहीं पर है, अवस्थित है प्रेरीज घास मैदान, और यह कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ग्रेट प्लेन्स की अवस्थिति है, यह लगभग 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर फ्रिजिड जोन पाया जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन और पशुपालन किया जाता है। आप जानते हैं कि जहाँ पर घास भूमियां होंगी वहाँ पर शाकाहारी जीव जंतु पाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। अब गेहूं की कृषि की जाती है। वर्तमान में हमने बताया जैसा कि यहाँ पर निर्वनीकरण बड़े पैमाने पर हुआ, इसलिए यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। यहाँ पर एक प्रकार का डस्ट बाउल ऑफ एविल इफेक्ट कहा जाता है। वर्तमान में निर्वनीकरण की तीव्र प्रक्रिया हुई, जिससे यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलने लगी, तो इसी को ही कहा गया डस्ट बाउल ऑफ एविल इफेक्ट। डस्ट बाउल ऑफ एविल इफेक्ट, धूल भरी आंधियां की संज्ञा दी गई इस ग्रेट प्लेन्स को। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो यह बृहद समतल मैदान अपलेशियन पर्वत तथा ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। जो ये है ग्रेट प्लेन्स, एक अपलेशियन पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स है, और यहीं पर यह अवस्थित है कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही ग्रेट लेक्स, जिसको कहा जाता है महान झीलें। हमने आपको बताया था कि जो महान झीलें वो 5 हैं। सुपर मिशन है ईआंटी, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है। और
जो अपलेशियन पर्वत है और जो ग्रेट लेक्स है उसी के पास ही, उसी के समीप ही ग्रेट प्लेन्स की अवस्थिति है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यहीं पर ही मिसिसिपी नदी प्रवाहित होती है। अपवहित होती है और ये जो अपना जल विसर्जित करती है वो करती है मैक्सिको की खाड़ी में। और विश्व की यह एकमात्र नदी है जो अपना जल विसर्जित करती है मैक्सिको की खाड़ी में, और यह पक्षी के आकार का पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी के आकार का पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी। पक्षी के पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और मिसिसिपी की अगर सहायक नदी देखें तो मिसौरी नदी मिलता है, ओहायो है, अरकानासस है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, मिसौरी, ओहायो और अरकानासस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें जो शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान उसे प्रेरीज कहा जाता है। गेहूं की उत्पादन की अधिकता के कारण इस ग्रेट प्लेन्स में गेहूं की उत्पादन की अधिकता के कारण, ये जो है गेहूं के उत्पादन की अधिकता के कारण इसे विश्व की रोटी की डलिया नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है। ग्रेट प्लेन्स में गेहूं की बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की डलिया के रूप में संज्ञा दिया जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में न्यू ओरोनोस, हॉस्टन, ऑस्टिन, टोलाहेंस, डलस आदि नगरों में बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। मिसिसिपी नदी यहीं पर स्थित है। टोलाहेंस ये औद्योगिक नगर है जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं बड़े पैमाने पर। फिर आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर बैठे होंगे और उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो कि 72 और 73 पेज पर हमको दृष्टिगत होता है, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। अगर आप मैप लेकर बैठते हैं तो आप लोगों को पूरा जितना मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा और आपके माइंड मैप में बैठता जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पूर्वी उच्च भूमि की। अब हम बात करते हैं पूर्वी उच्च भूमि व अटलांटिक तट की। अब हम इसके अंतर्गत इस क्षेत्र को देखेंगे जो पूर्वी उच्च भूमि और अटलांटिक तट है हमारा। ये अटलांटिक महासागर है, हमने आपको माइंड मैप के थ्रू बता दिया है। फिर हम इसी में देखेंगे पूर्वी उच्च भूमि में कहा गया कि यह हर्सेनियन कालखंड का बलित पर्वत श्रेणी अपलेशियन अवस्थित है। जो अपलेशियन यहाँ पर अवस्थित है, अपलेशियन रेंज या पर्वत श्रेणी या हर्सेनियन कालखंड का निर्मित पर्वत श्रेणी है। फिर उसके बाद इसके उत्तर में देखेंगे तो एलिगनी पर्वत श्रेणी और ब्लू रिज की अवस्थिति दिखाई पड़ेगी। यहीं पर उत्तर में ही एलिगनी, अपलेशियन रेंज के उत्तर में एलिगनी पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है। और अपलेशियन पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मिसेल है। ये याद रखेंगे क्योंकि लोग नॉर्मली एंडीज, रॉकीज, हिमालय की पर्वत चोटियों को याद करके जाते हैं, तो इसलिए अपलेशियन पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट हो जाता है, माउंट मिसेल। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर तीक्ष्ण ढाल जो अपलेशियन रेंज है वह तीक्ष्ण ढाल होने के कारण यहाँ जलप्रपात का निर्माण होता है और इसे महान प्रपात रेखा कहा जाता है, महान प्रपात रेखा के नाम से जाना जाता है तीक्ष्ण ढाल होने के कारण। और जो जलप्रपात निर्मित होता है इससे जल वैद्युत ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। जल वैद्युत ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इस पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्वी किनारे पर पिट्सबर्ग नामक नगर अवस्थित है जो कि उच्च गुणवत्ता के कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहीं पर स्थित है पिट्सबर्ग। उच्च गुणवत्ता के कोयले की प्राप्ति होती है।
और यहीं पास में स्थित है पेंसिल्वेनिया नगर, जो कि पेट्रोलियम भंडारण के लिए जाना जाता है, और जो पेट्रोलियम भंडारण किया जाता है, और यह विश्व में सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम का भंडारण था, यह पेंसिल्वेनिया में ही खोजा गया था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो अबलेशन प्रोसेडी के दक्षिण भाग से लोहे अयस्क एवं गोले का उत्पादन किया जाता है, जहां पर बर्मिंघम एवं अटलांटा से लोहे की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद यही अटलांटिक क्षेत्र में देखेंगे, अटलांटिक तट पर तो बोवास क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पर बोस्टन अवस्थित है और यहाँ पर वाशिंगटन डीसी। तो अटलांटिक तट पर बोवास क्षेत्र, बो से बोस्टन और वास से वाशिंगटन, बोस्टन से वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ये औद्योगिक नगर अवस्थित हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं अटलांटिक तट पर। अभी लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो ये औद्योगिक क्षेत्र है, बोआ क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कैनेडियन शील्ड की बात करते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के भौतिक विभाजन के अंतर्गत कैनेडियन शील्ड की बात करते हैं। ये कनाडा में स्थित है और ये कैनेडियन शील्ड के रूप में यह क्षेत्र जाना जाता है। फिर हम कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत देखते हैं तो हडसन की खाड़ी जो हमको दिखता है वो अर्धचंद्राकार के रूप में दिखता है। जो हडसन की खाड़ी है वो अर्धचंद्राकार के रूप में हमको दृष्टिगत होता है। यह हिमानीकरण की प्रक्रिया से अत्यधिक अपरदित हो गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो प्लीस्टोसीन काल है, प्लीस्टोसीन काल में हिमानीकरण की प्रक्रिया हुई। तो हिमानीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो 45 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर 0 डिग्री इक्वेटर की ओर आगे बढ़ती है। तो हिमानीकरण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर कई झीलों का निर्माण हुआ कनाडा क्षेत्र में। तो हिमानीकरण की प्रक्रिया हुई कब? प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में तो इसी के परिणाम स्वरूप झीलों की स्थापना हुई। और कौन कौन से झील हैं जो उत्तर से दक्षिण क्रम में, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो हम देखते हैं कि उत्तर में जो हमारा स्थित है वो ग्रेट स्लैब झील है, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील, और इधर देखेंगे तो विनिपेग झील, सब ये कनाडा में स्थित है। तो हम देखते हैं तो ग्रेट बियर झील, फिर उसके नीचे हम देखते हैं तो ग्रेट स्लैब झील, फिर उसके नीचे देखते हैं तो अथावास्का झील। और अथावास्का जो है यहाँ से बड़े पैमाने पर यूरेनियम का भंडारण और उत्पादन किया जाता है। अथावास्का के नीचे देखते हैं तो रेनेडियर झील, फिर उसके नीचे देखते हैं तो विनिपेग झील। और हम जानते हैं कि जो कनाडा का विनिपेग क्षेत्र है वह विश्व में गेहूं के उत्पादन और निर्यातक के लिए बड़े पैमाने पर जाना जाता है। इसे गेहूं की मंडी के रूप में भी जाना जाता है। विनिपेग क्षेत्र विश्व में गेहूं की मंडी के रूप में भी जाना जाता है। ये आप इसका क्रम ध्यान रखेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बड़े पैमाने पर क्रम के रूप में सवाल बनते हैं। फिर हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं तो कनाडा में ही चर्चिल नगर की अवस्थिति है। चर्चिल एवं नेल्सन नगर की जो अवस्थिति है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर कागज की लुगदी का निर्माण किया जाता है, कागज की लुगदी का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो चर्चिल नगर है उसे लकड़ियों के एकत्रित करने का नगर माना जाता है।
फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हडसन की खाड़ी के दक्षिणी भाग में, कनाडा के दक्षिणी भाग में, कनाडा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ग्रेट लेक्स व सेंट लॉरेंस नदी तक पाया जाता है। जो ग्रेट लेक्स है, जो हमने बताया सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो झील और ग्रेट प्लेन्स के मध्य स्थित है औद्योगिक नगर। कौन कौन से औद्योगिक नगर हैं? आपने नाम सुना होगा ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल, जो कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल में बैठक हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं टॉलाहैंस और टोरंटो और सडबरी और क्यूबेक। टोरंटो, सडबरी और क्यूबेक ये औद्योगिक क्षेत्र है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बृहद महान झीलें, जो कि हमने ग्रेट लेक्स की आपसे चर्चा किया था, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है, सुपर मिशन ही है ई आंटी के रूप में आपको हम ट्रिक बताए थे। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये झील का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में हम समझेंगे। बृहद महान झीलें के निर्माण की प्रक्रिया, यह हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं तो सुपर मिशन है ई आंटी के रूप में हमको ट्रिक प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो झील, ये हमको दृष्टिगत होता है। अब हम जानते हैं कि जो हिमानीकरण की प्रक्रिया हुई थी, कब हुई थी? एक कार्बोनिफेरस युग में और दूसरा प्लीस्टोसीन युग में। तो उसमें बड़े पैमाने पर हिमानीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे लैक्स का निर्माण होता है, झीलों का, जैसे हमने देखा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग झील, उसी प्रकार से ग्रेट लैक्स का भी निर्माण हुआ था। फिर हम इसमें देखते हैं कौन कौन से कालखंड में हिमानीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, कौन कौन से कालखंड है। एक तो हमको दिखता है कार्बोनिफेरस युग में, दूसरा दिखता है प्लीस्टोसीन कालखंड में, और यहाँ पर बेसल शेपिंग की प्रक्रिया होती है। बेसल शेपिंग क्या होता है? जब बड़े पैमाने पर बर्फ दबाव डालते हैं तो वह एक गड्ढे के रूप में निर्मित होता है, जिससे बाद में जल भर जाता है तो वह झील के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कैनेडियन शील्ड के दक्षिणी भाग में अवस्थित वह महान झीलें जो हैं वो सेंट लॉरेंस नदी द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी होती हैं। फिर हम कुछ नोट देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट्स के रूप में 4 से 5 पॉइंट हम एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स में हम देखते हैं तो विश्व का सबसे जो व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग है, विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग है वह कौन कौन सा? एक ग्रेट लेक्स है, प्लस उसके साथ साथ जो सेंट लॉरेंस नदी है। फिर हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं, सुपीरियर झीलों के तट पर डोलुथ और थंडर बे नगर अवस्थित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे झील और औद्योगिक नगर कहाँ पर? जो इसके तट पर बसे होंगे। तो सुपीरियर झील में देखते हैं तो एक तो हमको दिखता है डोलुथ व थंडर बे नगर, या सुपीरियर झील पर अवस्थित होता है। फिर उसके बाद हम मिशिगन में देखते हैं तो आपको हमने बताया कि यह शिकागो नगर जो है वो बसा हुआ है। शिकागो के बाद देखेंगे तो गैरे औद्योगिक क्षेत्र बसे हुए हैं। फिर ह्यूरॉन में देखते हैं, ह्यूरॉन झील में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र बसे हुए हैं? तो सडबरी है। इरी झील के सामने हम देखते हैं तो कौन कौन तट पर बसे हैं? डेट्रॉयट है, विंडसर है। फिर ओंटेरियो झील में देखते हैं, ओंटेरियो झील के जो तट पर अवस्थित है वो है ओटावा, टोरंटो, बुफेलो और मॉन्ट्रियल, ये औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
फिर 2 पॉइंट और बचता है हमारा, इसमें हम देखते हैं। अब हम देखेंगे जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में कौन सा नहर अवस्थित है? सू नहर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार आप लगा सकते हैं। दूसरा जो इरी झील है और ओंटेरियो झील है, इसके मध्य में देखेंगे तो वेलेंड नहर अवस्थित है। ये हमने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सारे पहलुओं को देख लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़े होंगे। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी पॉलिटिकल हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जिस प्रकार से हमने पेरिफेरल क्षेत्र को, उसके परिधीय क्षेत्र में जितने भी आने वाले क्षेत्र हैं उनको देखा, उसी प्रकार से हम अफ्रीका महाद्वीप में भी देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे प्यार बनाए रखिएगा जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।